हाँ, तो देखिए इस एक्टिविटी को आज आपको समझना है। जो एक्टिविटी 5 है आपका, एक्टिविटी 5 में देखिए क्या बताया गया है। जब आप ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं तो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते समय आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस पेपर का पीस लेना है। ठीक है, पेपर का एक स्मॉल पीस आप लोगे और उस पीस को लेके आपको अपने नोज के पास उस पेपर पीस को क्या करना है, होल्ड करना है। ठीक, और नोज के पास उसको होल्ड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हो, मतलब आप अगर एयर को क्या करते हो, एक्सेल करते हो, ठीक है, सॉरी इनहेल करते हो, तो जब आप ब्रीदिंग करोगे और एयर अंदर लोगे तो उसमें जो आपका पेपर का पीस होगा वो आपके नोज से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसी एयर को क्या करते हो, एक्सेल्ड करते हो, तो जो पेपर का पीस होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके नोज से डिस्टेंस में आ जाएगा, वो स्टिक नहीं करेगा नोज से। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो जो पेपर का पीस है, जब हम एक्सेल करते हैं तो वो हमारे नोज से दूर चला जाता है, और जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे नोज से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अब हम क्या करते हैं, जब ब्रीदिंग का प्रोसेस हम रोक देते हैं तो किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट हमको नहीं दिखाई देता, ना ही पेपर का पीस नोज के पास आता है और ना ही उससे दूर हटता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पता करने के लिए देखिए एक प्रोसेस किया गया। जब आप फूड ईट करते हो, मींस फूड ईट करोगे तो फूड को आप क्या करते हो, शॉलो करते हो, मतलब उसको निगलते हैं। तो अपने निगलते समय कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि आखिर आप फूड को निगल कैसे पाते हो, और कभी कभी निगलते समय चोक्ड, जो हम आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो चोक्ड हो जाता है, मतलब हल्का सा आपको क्या होता है, खांसी आती है। तो वो किस वजह से होता है, जब हम कंटिन्यूसली आप फूड खाते रहोगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फूड फंस गया हम बोलते हैं, तो उस टाइम पर हमको खांसी आ जाती है। तो वो खांसी हमको किस वजह से आती है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारा डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो कैसा होता है, ओपन होता है। उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक वॉल्व लगा रहता है। जब आप ब्रीदिंग करते हो तो वो वॉल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब हम फूड को क्या करते हैं, शॉलो करते हैं, तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, ये स्टड्स क्लोज, मतलब ये उस टाइम पर क्लोज रहता है। जब आप फूड को निगलोगे और जैसे आपका जो डाइजेस्टिव गट होता है वहां से होता हुआ आपका फूड ट्रांसफर होता है, इस बात को आप सभी जानते हो। तो डाइजेस्टिव गट से तो फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस फॉर्म पे। ठीक है, लेकिन इसी से ही कनेक्टेड हमारा जो यहाँ पर आपने देखा होगा जो लंग्स प्रेजेंट है, उसी लंग्स से कनेक्टेड होगा क्या, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो वॉल्व है ये ओपन कब होता है, ये ओपन तब होता है जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो जब आप फूड को ईट कर रहे होते हो तो उस टाइम पर ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वॉल्व है ये कैसा रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, और जब तक ये क्लोज रहेगा आसानी से आपका जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ आपके स्टमक वाले पोर्शन पे आ जाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम काफी हरिडली जो फूड है उसको शॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पर हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, वहां पर ये फूड पास हो जाता है, और जैसे ही ये फूड वहां पर पास हो जाता है आपको कफिंग होने लगता है, मतलब खांसी आने लगती है। मतलब जब आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस करोगे तो उसमें क्या होगा कि डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाएगा, उसका जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, और उसी टाइम पर आप फूड ईट कर रहे हो तो होगा क्या, आपका जो फूड है जो कि कहाँ से जा रहा है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ जा रहा है, वो कहाँ चला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है।
तो जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड का कोई भी अमाउंट पास हो जाता है तो उस टाइम पर आपको क्या लगता है, जो कफिंग है वैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना जाके वो कहाँ पे चला गया है, सम अमाउंट ऑफ फूड वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। और कैसे चला गया पूछा जाएगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वॉल्व होता है वो ओपन होता है जब हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो जब अगर आपने फूड को swallow किया है और उसी टाइम पर ये ट्यूब ओपन हो गया तो सम अमाउंट ऑफ फूड जब हम काफी हरिडली फूड को swallow करते हैं तो उस टाइम पर जो फूड है, कुछ अमाउंट ऑफ फूड कहाँ चला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उस वॉल्व के ओपन होने की वजह से चला जाता है, जिससे हमको कफिंग स्टार्ट हो जाता है। और उस अब उसमें वो जो ट्रैक्ट है उसमें एयर फिल्ड है तो वो एयर क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल है उसको पुश करता है। वो जो एयर है उस फूड पार्टिकल को बाहर जाने के लिए उसको पुश करेगा। तो जैसे ही वो उसको पुश करता है आपको क्या आने लगती है, खांसी आने लगती है। ठीक है, और जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो अपने एयर जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एयर है वो उसको क्या करेगा, पुश करेगा। और पुश करने पर वो जो सम अमाउंट ऑफ फूड जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया है वो ऊपर आ जाता है और नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। तो इस वजह से जो खांसी है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप फूड को ईट करते हैं तो काफी हरिडली आपको फूड को swallow नहीं करना चाहिए। काफी हरिडली अगर आप फूड को swallow करते हो तो उस टाइम पर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो देखिए जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में मेन रोल जो प्ले करता है वो आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो ब्रीदिंग के प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है। हमने ये देखा कि जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है वहां से होता हुआ हमारा जो एयर है वो कहाँ पे आ जाता है, हमारे लंग्स पे आ जाता है। और लंग्स में वो कलेक्ट कहाँ पे होता है, हमने देखा था एल्वियोली में कलेक्ट होता है। एल्वियोली कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस बबल लाइक स्ट्रक्चर में जो भी ऑक्सीजन हम एक्सहेल करते हैं वहां पर वो स्टोर हो जाता है और वो लगभग 100 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसको कवर करता है। हमने ये देखा था। एल्वियोली किससे कनेक्टेड होता है, इसी रेस्पिरेटरी ट्यूब से कनेक्टेड होता है। तो पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने का काम तो ब्लड करता है, लेकिन ब्लड कहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, जो आपका एल्वियोली है उस एल्वियोली से वो ऑक्सीजन को लेता है। कल हमने देखा था इसके बारे में। ठीक है, तो एल्वियोली से वो ऑक्सीजन को लेता है, लेकिन एल्वियोली में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो विद द हेल्प ऑफ नेजल पैसेज। नेजल पैसेज किससे कनेक्टेड है, आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब से कनेक्टेड है। नेजल पैसेज का मतलब आप अपने नोज से ऑक्सीजन को क्या करोगे, इनहेल करोगे। जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल करोगे वो ट्रांसफर कहाँ पे होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब में ट्रांसफर होता है। ये रेस्पिरेटरी ट्यूब कनेक्टेड होता है किससे, जो हमारा एल्वियोली है इससे कनेक्टेड होता है। और इसी एल्वियोली में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एल्वियोली कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है, आप सभी को ये बात पता है। तो वहां से ब्लड ऑक्सीजन को क्या करने लग जाता है, कैरी करने लग जाता है। लेकिन जब हम एयर को एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आप एयर को क्या करते हो, एक्सेल करते हो, तो वो एटमॉस्फेयर पे आती है। इसका मतलब है जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पर सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हमारी बॉडी में जाती है या नहीं जाती है। ये पता करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 6 में ये बताया जा रहा है कि जब आपकी बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है, तो होता क्या है, जब वो एयर को इनहेल करती है तो उसकी बॉडी पे क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक्सेल का प्रोसेस करते हैं तो CO2 हमारी बॉडी से क्या होता है बेटा, एमिट होता है। तो ये CO2 आखिर बॉडी में आया कहाँ से, क्या जब हम O2 को इनहेल करते हैं उस टाइम पर क्या CO2 भी हमारी बॉडी में जाता है,
ये हमको पता करना है। तो अगर CO2 बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में सम अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये गैस जब हम एक्सहेल करते हैं तो बाहर आती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आखिर बनती कैसे है, किस टाइप का बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जनरेट होती है, ये हम देखेंगे। लेकिन इससे ये बात तो पता चल गई कि जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ना कुछ अमाउंट में बॉडी पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो बॉडी पे प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है और एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या दोनों के कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस होता है, या दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें कोई डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस पता करने के लिए ये एक्टिविटी बताई गई है कि एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसमें प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू जो एयर हम लेते हैं और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उन दोनों की जो क्वालिटी है या प्रॉपर्टीज है उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, वो डिफरेंसेस बताने के लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी 6 बताई गई है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसके लिए आपको 2 बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लगेंगे। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब जो कि नॉर्मल टेस्ट ट्यूब से थोड़े बड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, जिनको जो भी केमिकल्स आप सॉल्यूशन बनाते हो उसको गर्म करने के लिए या वार्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको 2 क्या लेना है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेना है। इसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेना है। ठीक है, जहां पर आप उस टेस्ट ट्यूब को क्या करोगे, होल्ड करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो जाएगा। फिर आपको क्या लेना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो लाइम वाटर आप लोगे वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लाइम वाटर किसको बोला जाएगा, जो आपका छूने का पानी होता है उसको बोला जाएगा लाइम वाटर, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaOH whole twice. This is a formula of lime water, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मतलब इसको बनाते कैसे हैं, जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है, इसका रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। मतलब चूने को लेकर उसमें आप क्या मिक्स करोगे, वाटर मिक्स करोगे। तो जैसे ही आप उसमें वाटर मिक्स करोगे तो वाटर मिक्स करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CaOH होल ट्वाइस। अब चूने में आपने क्या मिला लिया, वाटर मिला लिया, सॉरी मैंने थ्राइस लिख दिया, ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, लाइम वाटर बन गया। इस बात को याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। ठीक है, अब ये लाइम वाटर, ये लाइम का फॉर्मूला है और ये आपका लाइम वाटर का फॉर्मूला है। अब ये जो लाइम वाटर हमने बनाया है इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले फिल्टर करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर आप इसको फिल्टर करोगे। तो फिल्टर करने पर जो आपका प्रेसिपिटेट होगा, मतलब जो भी पाउडर फॉर्म या लार्ज पार्टिकल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा, लिक्विड चला जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लिक्विड आपको यहाँ पे दिख रहा है इस लिक्विड को बोला जाता है फिल्ट्रेट। ये जो लिक्विड आप देख रहे हो जो कि हमको लाइम वाटर बनाने के बाद मिला है, इसको क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट है ये कैसा होगा, ये होता है कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस का मतलब जैसे नॉर्मल वाटर का कलर होता है, कोई भी कलर नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जो आपका लाइम वाटर होता है उसको प्रिपेयर कर लिया, उसको 2 बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ले लिया, इसके बाद आपने इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। अब आपको क्या करना है, 2 एम्प्टी रिफिल लेना है आपको, जो नॉर्मली आप यूज करते हो। 2 एम्प्टी रिफिल लेना है, उसके निब को आपको रिमूव कर देना है और इसके बाद आपको लेना है रबर कॉर्ड। ठीक है, ये जो ऊपर लगा हुआ आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है
ये आपका रबर कॉर्क है। इस रबर कॉर्क में, जैसे ये सेंटर पोर्शन है रबर कॉर्क का, तो इस रबर कॉर्क के अंदर यहाँ पे एक होल बना दो, यहाँ पे एक होल बना दो, और इसके अंदर से ये पाइप आपने क्या किया है, डाला है। जो रिफिल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हो सके तो आप ड्रॉपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, रबर कॉर्क लिया, रबर कॉर्क में हमने 2 होल बनाया, और उस होल से हमने जो एम्प्टी रिफिल लिया था उसको उस होल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों रिफिल में से एक रिफिल ऐसा है जो क्या कर रहा है, हमारे सॉल्यूशन को टच कर रहा है, देखिए, और दूसरा रिफिल ऐसा है जो कि हमारे सॉल्यूशन को टच नहीं कर रहा है। ये दोनों चीजें आपने देख ली। ऐसा सेटअप आपको बना लेना है, ठीक है। ऐसा सेटअप बनाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जब पूरा सेटअप आप बना लोगे, तो इस सेटअप को बनाने के बाद आफ्टर सम टाइम के बाद आपको अपने माउथ के थ्रू एयर ब्लो करना है एक टेस्ट ट्यूब पे। इसको इंडिकेट कर दो कि ये मेरा ए टेस्ट ट्यूब है और ये मेरा बी टेस्ट ट्यूब है, ऐसा हमने इंडिकेशन दे दिया। और इसके बाद विद द हेल्प ऑफ माउथ हम इसमें एयर ब्लो कर रहे हैं, मतलब जो एयर है उसको पास कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्सेल कर रही हूँ, तो एक्सेल करूंगी तो मेरी बॉडी से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होती जाएगी, पास होती जाएगी। और इसमें मैं कोई एक्सेलिंग का या एयर ब्लो का प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, इसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद एक जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरा हमारा सॉल्यूशन होता है वो उतना ज्यादा मिल्की में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब हल्का आपको दिखेगा, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ दैट सॉल्यूशन इसमें जो मिल्की आपको दिख रहा है वो काफी लेस होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ अमाउंट आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका जो कलर है वो कलर आपका क्या नहीं होता है, ज्यादा डार्क नहीं होता। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने विद द हेल्प ऑफ माउथ एयर को ब्लो किया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्की का मतलब वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन है जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक CO2 गैस पास किया है, उसमें इस टाइप का चेंजेस देखने को नहीं मिलता। इससे ये बात पता चलती है कि बॉडी में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, ज्यादा, हम ये बोले पावर होता है उसमें, या उसका जो कंसंट्रेशन होता है बॉडी में वो काफी क्या होता है, हाई होता है, या ज्यादा अच्छी वैरायटी या अच्छी क्वालिटी की होती है इन कंपैरिजन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सबसे अच्छी हुई, जो कि हमारी बॉडी से क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है। इन कंपैरिजन ऑफ, और कंसंट्रेशन भी बॉडी में ज्यादा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उसका, इन कंपैरिजन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिल्की में कन्वर्ट हो गया। कैसे मिल्की बनता है देखो, तो इसको एक केमिकल रिएक्शन से भी आप समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, जो आपका मिल्की में कन्वर्ट हुआ, तो लाइम वाटर आपने लिया, आपने लाइम वाटर लिया था, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था, CaOH होल ट्वाइस था, ये लाइम वाटर था। अब इसमें आपने क्या पास किया, CO2 गैस पास किया, तो ये CO2 गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। CaCO3 इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, इसी वजह से ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट होता है, मिल्की में कन्वर्ट होता है, और साथ में क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा, जो कि इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है आपका जब हम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करते हैं, तो उससे ये बात पता चलती है कि ह्यूमन बीइंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसका कंसंट्रेशन मोर होता है एज कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है,
हाँ, बॉडी पे जो मैम कार्बन आपकी वॉइस डाइऑक्साइड बनती क्लियर है नहीं या आ रही आती बहुत है वो टाइम कहाँ से। से आती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, हाँ, तो देखिए इसमें आपको बताया जाएगा कि जो बॉडी पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कैसे बनती है। देखो यहाँ पर केमिकल एक्टिविटीज के थ्रू बताया जा रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो होता रहता है, ठीक है। जैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो भी एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है तो वो भी एक बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, या ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस बॉडी में होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। मतलब सारे के सारे जो प्रोसेसेस जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं हमारी बॉडी में होते हैं, वो एक टाइप के बायोलॉजिकल रिएक्शंस या बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। तो उन्हीं बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस में ये जो रिएक्शंस होते हैं जनरली कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स में ये रिएक्शंस होते हैं। कहाँ पे, हमारी बॉडी के सेल्स में ये रिएक्शंस होते हैं। तो इन रिएक्शंस में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है, देखिए सबसे पहले आपने डाइजेस्टिव फूड के बारे में पढ़ा होगा। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था डाइजेस्टिव फूड हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें स्पेशली क्या प्रेजेंट होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, इसके अलावा एमिनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, फैट होते हैं। ये पूरा का पूरा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो फूड हम ईट करते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये सारी चीजें डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे पहुंचती है, हमारे ब्लड पे पहुंचती है, ठीक। अब जो डाइजेस्टिव फूड है आपका, वो डाइजेस्टिव फूड ऑक्सीडाइज्ड कब होगा, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है ना, तो जब वो ऑक्सीडाइज्ड होगा तो उस टाइम पर वो रिएक्ट किससे करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो देखो इसमें ये जो ग्लूकोज है जिसमें कार्बन का अमाउंट कितना दिया है, 6 दिया है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट में भी नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात की जाए तो कितना प्रेजेंट होता है, 6 नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज है, आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस जब हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म इन अवर बॉडी। आपने 9th में पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी पे, एक तरीके का सेल होता है ये, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंटेनिंग आपके पास कंपाउंड होगा जो कि ग्लूकोज होगा। वो ग्लूकोज किसमें डिसोसिएट होता है, 3 कार्बन कंपाउंड्स में डिसोसिएट होता है, जिसको हम कौन सा केमिकल बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। पायरुवेट बनने के बाद ये जो केमिकल है ये जाता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है इसमें ये पायरुवेट रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। या फिर अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रिएक्ट करे तो क्या होता है, तो देखो अगर मैं नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए पायरुवेट की बात ना करके मैं नॉर्मल किसकी बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो देखो C6H12O6 ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं इसका रिएक्शन कराती हूँ, लगभग 6 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मैं इसका रिएक्शन कराऊंगी, तो रिएक्शन से ये क्या देगा मुझे बताओ, लगभग ये मुझे देगा 6 अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अमाउंट ऑफ क्या दे देगा, H2O दे देगा,
ठीक है, मतलब जब भी किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो या फिर 3 प्रेजेंट हो, अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो वो हमको दो मॉलिक्यूल देता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर देता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% क्या प्रेजेंट होता है बेटा? वाटर प्रेजेंट होता है। ये जो वाटर है इन्हीं बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं, हालांकि हम वाटर को क्या करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस के लिए करते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं उसको। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे जो बना है मेनली क्या बना है आपको दिख रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो हमारी बॉडी पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जनरेट हो रही है। आपको दिख रहा है, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई जिसको हम एक्सहेल कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स या फैट जो प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट ब्लड में गया तो ब्लड में जाने के बाद लंग्स से जो ब्लड है वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और जैसे ही ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है उस टाइम पर इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है। और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होने लगती है, रिलीज होने लगती है। कभी कभी कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस किसमें होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होते हैं। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के अलावा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, और इसी एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अपने जो डे टू डे वर्क हम करते हैं उसमें इन ऑक्सीजन का हम क्या कर देते हैं, सॉरी, इस एनर्जीज का हम क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में आती कहाँ से है और कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू बॉडी में जनरेट होता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर ये तो फ्रेश एयर की बात की, अगर आप पॉल्यूटेड एयर पर रेस्पिरेशन प्रोसेस करोगे तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ही जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, 2 गुना या 4 गुना ज्यादा तेजी से जो हीमोग्लोबिन होता है, ऐसा बोला जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। जितनी जल्दी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता उससे ज्यादा जल्दी वो किससे रिएक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। तो अगर लंग्स में CO2 गैस गई तो वो CO2 गैस ब्लड से काफी आसानी से क्या कर लेगी, रिएक्ट कर लेगी। लेकिन ऑक्सीजन जाती है तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सहेल हो जाता है, जिससे नॉर्मल बॉडी का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है चलता रहता है और हमको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ एनर्जीज भी बनती है, और ये एनर्जीज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स में जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक, इसके आगे के जो टॉपिक्स है जिसमें हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम किडनीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम कल देखते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।